हे फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ऑनलाइन तैयारी पे। हम लोग यहाँ पे जैसा कि कल भी हम लोगों ने किया था, डेली क्विज डिस्कस कर रहे हैं। डेली क्विज हम कर रहे हैं क्योंकि अब यूपीएससी में सिर्फ 80 दिन के करीब बचे हुए हैं। कल भी मैंने बोला था 80 डेज ही बचे हैं, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज 80 डेज बचे हुए हैं। तो आज है डे 2। आई होप आप लोगों को कल का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोगों के जो फीडबैक्स थे कि हिंदी और इंग्लिश बोथ करना है, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पर इंग्लिश में हो सकती है, कहीं कहीं पर हिंदी में हो सकती है। पर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी एंड एक बार वीडियो को पूरा सुनिए तो आपको जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में दूंगी, जिससे इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और उसके साथ साथ हिंदी के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज है डे 2 और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, बेसिकली जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो भी सेक्शंस आते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उन सभी से मैंने पिक किया है। तो अगर इस सेक्शन में आपको आज के सेशन में आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है कल के सेशन में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा मिले। तो इसलिए ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक पे बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, एंड हैव पेशेंस गाइस, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है तथा इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ये हमारा पहला कथन है। दूसरा कथन है, अतारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, अतः इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन आर की, जो पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्वेश्चन आर, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे। इंग्लिश में एक क्वेश्चन बोलता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन आर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A written reply is required in the starred question and supplementary questions cannot be asked. Unstarred questions require in verbal reply, so supplementary questions can be asked in it. अब इसका जो आंसर है मैं नहीं बताऊंगी, मैं इसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन आर का वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोगों को जो आंसर है वो खुद ब खुद नीचे देना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन आर अगर हम देखें तो ये पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है हर एक हाउस के पार्लियामेंट का, ठीक है, चाहे लोअर हाउस हो गया या फिर अपर हाउस हो गया, ठीक है। एवरी डे दिस इज द फर्स्ट आवर, ये पहला घंटा होता है पार्लियामेंट के सेशन का। अब 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक, 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले हो गए स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा हो गया अनस्टार्ड क्वेश्चन, एंड तीसरा जो है वो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन में अराउंड 20 क्वेश्चंस रहते हैं, इसी तरीके से अनस्टार्ड क्वेश्चंस में 230 क्वेश्चंस अराउंड रहते हैं, एंड जो आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं इसमें 10 क्वेश्चंस अराउंड रहते हैं, ठीक है। अब जो स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं ये वर्बल। अब स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसकी हिंदी बताने की जरूरत है क्या? तारांकित, अतारांकित और शॉर्ट नोटिस का मतलब हो गया आपको शॉर्ट ड्यूरेशन पे जो देने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्बल पूछे जाते हैं और इनका जो उत्तर होता है वो भी वर्बल तरीके से ही होता है, यानी कि मौखिक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उत्तर भी इसका मौखिक ही होगा, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होता है वो रिटन होगा। रिटन मतलब कि यहाँ पे क्या है, लिखित होगा अनस्टार्ड क्वेश्चन, और उसका जो उत्तर होगा वो भी ठीक वैसे ही रिटन ही होगा, ठीक। अब स्टार्ड क्वेश्चन में क्या है कि स्टार्ड क्वेश्चन में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर अनस्टार्ड क्वेश्चंस में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक। यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, ठीक।
एंड नाउ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में ही होते हैं, लिखित ही होते हैं, इसका आंसर भी रिटन फॉर्म में ही होता है और उसके साथ साथ इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको देख लीजिए एक बार, ये पूरा का पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आपके दिमाग में क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैम क्लियर हो गया है। एंड बेसिकली जो क्वेश्चन आर है इसमें जो हमारी संसद है वो इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करती है। आप उससे स्कीम्स, उसके कार्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, अब मुझे जो क्वेश्चन है हमारा एक बार फिर से देख लीजिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन आर, consider the following statement. A written reply is required in the start question and supplementary questions cannot be asked. ठीक है, यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी आस्क्ड। स्टिल मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नाउ अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स इन वर्बल रिप्लाई, सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन इट। इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मुझे क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो गया, मुझे तो क्या, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, धन विधेयक को राष्ट्रपति के अग्रिम अनुमोदन के बाद ही पेश किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक हो सकता है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है, धन विधेयक को राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए रोक सकता है लेकिन लोकसभा को वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्वेश्चन हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया तो बता दीजिए। इंग्लिश की तरफ अब मूव करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। Third statement says only a government bill can be a money bill, and the fourth statement says the president can withhold his assent but cannot return it to the Lok Sabha for reconsideration. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ पहला और दूसरा, सिर्फ दूसरा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, या फिर सारे के सारे सही हैं? ओके, एंड नाउ चलो यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली गलती हटाया शायद नहीं, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे गलती से लिख गया है। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ कि मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल आपको बताना है, मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद मनी बिल का वर्णन करता है, धन विधेयक का वर्णन करता है। तो यहाँ पे चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं वो चारों स्टेटमेंट सही है कि धन विधेयक को हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एक गवर्नमेंट बिल मनी बिल होगा और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है वो अपने एसेंट को होल्ड कर सकते हैं, मतलब उनकी स्वीकृति के लिए अगर भेजा जाए तो वो सिर्फ उसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने पास में, पर उसको वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे निम्न विशेषताएं होती हैं धन विधेयक की, जिनको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट जितनी भी पॉसिबल स्टेटमेंट्स थी वो इंपॉर्टेंट मनी बिल से रिलेटेड वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। और क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा एंड देन मूव ऑन करिए एक्सप्लेनेशन की तरफ पे। पहला स्टेटमेंट जो धन विधेयक से रिलेटेड है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यों में केवल विधानसभाओं में। ठीक, यहाँ पे हम लोकसभा की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यों में केवल विधानसभाओं में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसको केवल सरकार ही पेश कर सकती है। एंड यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये मैं बोलूंगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के अधिकार केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ही कैन ओनली लाइक सजेस्ट। ठीक है, बट उनकी जो भी ओपिनियंस होंगी वो फोर्स नहीं होंगी। और जो धन विधेयक है वो जब राज्यसभा के पास में जाएगा तो सलाह के साथ अथवा सलाह के बिना ही 14 दिनों के अंदर लोकसभा को लौटा देना होता है। तो जब लोकसभा से आपका मनी बिल मूव करता है राज्यसभा की तरफ तो सिर्फ 14 डेज का ही टाइम पीरियड होता है राज्यसभा के पास में
इफ वो लोग जो है राज्यसभा की कोई ओपिनियन है या फिर वो उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, वो फोर्सफुली उसमें चेंजेस नहीं करवा सकते हैं। टाइम पीरियड आपको ध्यान रख लेना है 14 दिन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ 14 दिन, बिल्कुल भी दिमाग से स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ लोकसभा जो है राज्यसभा की सलाह को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। मतलब लोकसभा कैन ईदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ राज्यसभा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि लोकसभा वो सजेशन को एक्सेप्ट करे। और अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर पास नहीं करती है या वापस नहीं भेजती है तो ये ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाता है, ऑटोमेटिकली ये पास मान लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड था कि राष्ट्रपति धन विधेयक को सहमति देने के नाम पर अपने पास रोक सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको मनी बिल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लियर हो गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मनी बिल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। बस एक चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है वो आप लोगों को बतानी है, आर्टिकल कौन सा है मनी बिल का। आई नो जब हम पॉलिटी में किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है, मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि आपको आर्टिकल याद होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। पर यहाँ पे ठीक है आप लोगों को याद होना चाहिए, तो आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि क्या आर्टिकल होता है मनी बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात तितली और परिणामी बारिश ने ओडिशा के गंजम जिले में ऋषिकुल्या नदी का मुहाना खराब कर दिया था, यह साइट क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हम बात करें ऋषिकुल्या नदी का जो माउथ है, ठीक है, वो क्यों फेमस है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र, प्रवासी पक्षी भक्षण क्षेत्र, डॉल्फिन केंद्र या फिर ऑलिव रेडली कछुओं की नेस्टिंग साइट, प्रजनन केंद्र, उसके लिए फेमस है। नाउ इंग्लिश में इस क्वेश्चन की बात करें तो साइक्लोन तितली एंड द रिजल्टेंट रेन्स हैज डिग्रेडेड द ऋषिकुल्या रिवर माउथ इन ओडिशा's गंजनम डिस्ट्रिक्ट। Why the site is famous for? घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर, माइग्रेटरी बर्ड फीडिंग एरिया, डॉल्फिन सेंटर या फिर ऑलिव रेडली टर्टल नेस्टिंग साइट। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑलिव रेडली टर्टल नेस्टिंग साइट। उड़ीसा का नाम अगर आ रहा है तो उड़ीसा के नाम से, एंड स्पेशली अगर बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि ऑलिव रेडली टर्टल साइट्स जो है वो फेमस है। और यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है इससे रिलेटेड, तो शक मत करिएगा कि आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो साइक्लोन तितली और जो रिजल्टेंट ट्रेन थी उन्होंने ओडिशा के गंजनम डिस्ट्रिक्ट में जो ऋषिकुल्या रिवर थी उसके माउथ में काफी ज्यादा, अगर हम बोल तो उसको खराब कर दिया था, डिग्रेड कर दिया था, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट में डेब्रिस और वेस्ट मटेरियल जो था फ्लडेड रिवर की वजह से कोस्ट में डिपॉजिट हो रहा था। जो नदी के किनारे थे, नदी का मुहाना था, उस पर काफी ज्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा था जो कि अल्टीमेटली हार्म कर रहा था हमारे ऑलिव रेडली टर्टल्स को। नाउ अब इस जो क्या बोलेंगे इसको, एनिमल का नाम आया है, वाटर एक्वाटिक एनिमल का नाम आया है ऑलिव रेडली टर्टल्स। आई एम श्योर आप लोगों ने, काफी स्टूडेंट्स ने सुना होगा, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं सुना होगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है ऑलिव रेडली टर्टल्स। तो ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स हैं जो कि विश्व में पाए जाते हैं। तो सबसे छोटे क्रिएचर्स, जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, सबसे छोटे टर्टल्स कछुए हम इनको बोलेंगे, और ये मुख्यतः पाए जाते हैं आपके पैसिफिक और इंडियन ओशंस में गर्म पानी में, ठीक है, वार्म वाटर्स। मैं अंडरलाइन कर दे रही हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा, वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, ठीक, इस जगह का नाम याद रख लीजिएगा। एंड वो लोग जो है मतलब वो लोग कौन है, ये ऑलिव रेडली टर्टल्स ऑफ कोर्स, वो नेस्टिंग के लिए इंडिया आते हैं, इंडियन ओशियन में बे ऑफ बंगाल की तरफ से। ये अक्टूबर से और नवंबर के बीच में हर साल आते हैं मीटिंग के लिए। फेमस जो जगह है उड़ीसा की गहिरमाथा बीच फेमस है इनकी मीटिंग के लिए, इनके प्रजनन के लिए, क्लियर। तो ये इसलिए फेमस है ये। अब इनके साथ में इशू क्या होता है कि क्यों ये इतने ज्यादा वल्नरेबल है? अच्छा, वल्नरेबल से ध्यान आया, इनकी कैटेगरी आप देख लीजिए कि इट इज इंक्लूडेड इन द वल्नरेबल कैटेगरी। तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं
और स्टेटमेंट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करके आना, बोल दो कि एक्सटेंट हो चुके हैं या फिर अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, नहीं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो इंडिया के रिगार्ड में है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और तो और इसके साथ साथ इनका जो ट्रेडिंग है, इनका व्यापार है, वो SITES के अंतर्गत जो है बैन है। अब क्यों इनको लेकर के इतना इशू है, ये क्यों वल्नरेबल कैटेगरी में है? तो पहली बात तो देखो ये कि ये जो कछुए हैं ये काफी दूर से ट्रैवल करके आते हैं नेस्टिंग के लिए, अपनी ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए इंडिया में। अब इंडिया में जो ऑफ कोर्स कछुए हैं एक्वाटिक एनिमल है, समुद्र में दिख रहा है ना, ठीक है, तो समुद्र के थ्रू आते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो काफी लार्ज अमाउंट में आते हैं। पर एक मेन जो कंसर्न है वो ये कि जैसे आपके मछुआरे हैं वो फिशिंग नेट का यूज करते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तो उसमें मछलियां तो आती हैं, उनके साथ साथ ये कछुए भी आ जाते हैं। और उसके आपके साथ साथ जो क्या बोलेंगे उसको, जो बोट्स होती हैं, ठीक है, एडवांस टाइप की, जिनमें नीचे कुछ कुछ मशीन्स लगी होती है, तो उसमें ये फंस करके भी मर जाते हैं। तो काफी ज्यादा इशू है इनको बचाने को लेकर के, इनके प्रोटेक्शन को लेकर के। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड, कि वार्म वाटर में मिलते हैं, पैसिफिक और इंडियन ओशन में, अक्टूबर और नवंबर के सीजन में आते हैं हर साल ये इंडिया में भी कौन सी जगह फेमस है? तो गहिर माता बीच, उड़ीसा, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, ये फेमस है। कैटेगरी क्या है? तो इनकी वल्नरेबल कैटेगरी है IUCN की रेड लिस्ट में, और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड हैं। और SITES ने भी इनको बैन कर रखा है, इनका ट्रेडिंग बैन है। तो क्लियर हो गया? बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि क्लियर हो गया है और सब समझ में आ गया है ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, बेलंदूर झील अक्सर प्रदूषण के कारण खबरों में बनी रहती है, ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर पुणे? इंग्लिश में क्वेश्चन है, बेलंदूर लेक ऑफन रिमेन्स इन द न्यूज ड्यू टू द पोल्यूशन, वेयर इज इट लोकेटेड? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद या फिर पुणे? तो यहाँ पे क्या है कि पोल्यूशन काफी ज्यादा, जो मैं बोलूँ तो जिस भी सिटी आंसर तो चलो बता देते हैं आपको, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो बेंगलुरु का जो काफी ज्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल है, तो वो सब चीजें क्या है इस लेक में आ जाते हैं, तो पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। रिसेंटली यहाँ इसका जो कचरा काफी ज्यादा था इसमें, तो उसमें आग लगने की भी न्यूज आई थी, तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी, क्योंकि उसमें आग लग गई इस टाइप से। तो यहाँ पे पोल्यूशन के लिए फेमस है बेंगलुरु की, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेक ऑफ बेंगलुरु, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है, लोकेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, भारत को 3 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। इस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 2004, 15 मार्च 2006, 14 अक्टूबर 2005 या फिर 10 दिसंबर 2002? India was elected as a member of the United Nations Human Rights Council for a period of 3 years. When was this council established? February 15, 2004, March 15, 2006, October 24, 2005 and December 10, 2002. नाउ इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको क्या देखना चाहिए, या जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस नजरों में आते हैं कि कोई काउंसिल है, उसकी मीटिंग हुई है, इंडिया उसका मेंबर बना है, तो अपने को क्या करना है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का, अब इसका नाम दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसके बारे में कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, जियो का नेट सबके पास में, 10 मिनट में इसके बारे में एटलीस्ट जाकर के फटफट से 4 से 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो इससे आपका जो बेसिक पोर्शन है वो तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 2006 को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो इंडिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 12 अक्टूबर 2018 को 3 वर्ष की अवधि के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मेंबर बनाया गया, और इंडिया को बेसिकली 188 वोट्स मिले थे एशिया पैसिफिक की कैटेगरी में, जो कि हाईएस्ट है अमंग ऑल द कैंडिडेट्स।
ये जो काउंसिल थी ये क्रिएट हुई है 15 मार्च 2006 को, और इसका पहला सेशन 19 से लेकर के 30 जून 2006 के बीच में हुआ था। ठीक, अब ये जो UNHRC है इसमें 47 मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, रीजनल ग्रुप के बेसिस में। 38th सेशन जो है वो UNHRC का 18 जून 2018 से लेकर के 7 जुलाई 2018 के बीच में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर हो गया? तो मुझे बता दो कमेंट में क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, एंड आई होप मैं बहुत तेजी से नहीं भाग रही हूँ, ठीक है? अगर बता दो कि फास्ट पढ़ा रही हूँ तो नेक्स्ट सेशन से आई विल, ठीक है, स्लो डाउन। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र? कन्याश्री प्रकल्प योजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है कन्याश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। गर्ल्स आर गेट लाइक, इनको बोलते तो बेनिफिट दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है इनको एजुकेशन के लिए। अब इस योजना की जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अक्टूबर 2013 में की थी, और इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड दी जाती है फॉर द हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। एंड गर्ल्स का भी जो आपका एज लिमिट है वो है 13 से लेकर के 19 वर्ष तक की लड़कियों को दी जाती है ये फाइनेंशियल एड, 500 रुपए की छात्रवृत्ति। एंड ये न्यूज में क्यों था? आप 2013 में स्कीम लॉन्च करी थी, बट इट इज द न्यूज क्योंकि यहाँ पे जो सीएम थी बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने बोला कि इस कन्याश्री योजना से तकरीबन 50 लाख लड़कियों को फायदा पहुंचा है। 11 अक्टूबर को ऐसा उन्होंने कहा था, तो इसलिए न्यूज में थी और आपके लिए जानना ये जरूरी हो जाता है। ठीक, अब इस स्कीम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये कि वेस्ट बंगाल जगह का नाम आपको याद रखना है। जो एज है वो 13 से लेकर के 19 ईयर्स, ठीक, 19 ईयर्स ये आपको याद रखना है। कब स्टार्ट हुई थी? तो 2013 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। एंड जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, मतलब फाइनेंशियल एड दी जाती है। क्लियर? तो ये स्कीम के बारे में भी क्लियर हो गया हो तो भाई कमेंट कर दीजिए, और सेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, रेलवे तत्काल ऑफर, तो उसके लिए आपको कल तक हमारे साथ बना रहना है, जिसमें आपको अच्छा खासा ऑनलाइन तैयारी पे डिस्काउंट मिल रहा है तैयारी प्लस परचेज करने के लिए। और आपने अगर अभी तक आईएएस के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट भी दे दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें खूब सारी गलतियां करिए, जिससे एग्जाम में जो है गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाए। तो अटेम्प्ट करिए, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मुझे वीडियोज के नीचे कॉमेंट करके पूछिए कि मैम ये क्वेश्चन हमने ये मॉक टेस्ट दिया था उसमें नहीं समझ में आया। तो और टेलीग्राम के पे ग्रुप है, हर जगह पे कनेक्टेड है, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछिए, तो मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे मिलूंगी अब कल नई क्विज के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।